नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ विधानसभा में विधायकों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर का संपन्न हो चुका है। आपको बता दें कि इस शिविर में विधायकों को लोकसभा सचिवालय, विभिन्न राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और संसदीय विशेषज्ञों ने संसदीय कार्यप्रणाली से रूबरू कराया। कार्यक्रम रहा। इस प्रबोधन कार्यक्रम में सभी विधायकों को अच्छे से सुनने का और समझने का अवसर मिला। मैं ये कहूंगा कि लोकसभा अध्यक्ष माननीय बिरला साहब आए, उन्होंने अपनी बात को बड़े अच्छे ढंग से रखा और इसकी शुरुआत करने का काम किया। वहीं पर आज हमारे अध्यक्ष महोदय ने इसका समापन किया और राज्यसभा से आए हुए हरिवंश जी ने इसका समापन किया है। और सभी जो गुजरात से अध्यक्ष महोदय आए, जो उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष महोदय आए, आज ये कहूंगा पंजाब के अध्यक्ष महोदय आए और वहीं पर केंद्र के मंत्री रहे। बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया, बहुत बढ़िया। इस बारे में जो 2 दिन का ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, इसका हमारे को बहुत फायदा मिलेगा। जो नए विधायक जो चुनकर आए हैं, खास तौर पर उनको, ताकि हमारे को ये पता चला इसमें कि हमारी क्या शक्तियां हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं, दोनों चीजों का पता हमारे को इस प्रोग्राम में, 2 दिन के इस प्रोग्राम में पता चला है। तो मैं आने वाले टाइम में हम खुद को एक ये महसूस करेंगे, हम भी महसूस कर रहे हैं 2 दिन के प्रोग्राम के बाद कि हमारे क्या क्या प्रोग्राम है, किस हिसाब से एक कॉन्फिडेंस वाली भी जो बात है। और जिस हिसाब से आपने कही कि फादर साहब पहले रहे हैं, नो डाउट उनका भी एक्सपीरियंस साथ है। कि जो 2 दिन का प्रबोधन कार्यक्रम है, वास्तव में विधायकों का ज्ञानवर्धक वाला कार्यक्रम था और जो हमारे 40 नए साथी आए हैं उनके लिए तो ये बहुत भी लाभदायक रहेगा। इस तरह के प्रोग्राम होने से विधानसभा में किस तरह से विधायकों को प्रश्नकाल में बोलना है, किस तरह से उनको बजट पे बोलना है, किस तरह से महामहिम के अभिभाषण पे बोलना है, किस तरह से 0 ओवर का यूज करना है, और भी बहुत सी बातें सीखने और समझने का मौका मिला। और स्पीकर साहब का रवैया बड़ा सकारात्मक था। अगर यही बातें जो हमने उठाई थी ये धरातल पे अगर इम्प्लीमेंट होती हैं तो इस प्रबोधन कार्यक्रम का कुछ फायदा होगा। उधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पटनिया का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण युवा अध्यक्ष हैं और लेकिन राजनीतिक तौर पर काफी वरिष्ठ हैं। उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है और इसका सबसे अधिक लाभ जो पहली बार चुने हुए विधायक हैं उन्हें पहुंचेगा। सरकार से जो है अमेरिका के द्वारा इस प्रकार से भारतीयों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो जो अच्छा नहीं लग रहा है। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, पर अच्छा नहीं लग रहा है। और मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री जी स्वयं अमेरिका में हैं और इस विषय को बड़ी गंभीरता के साथ उनके साथ उन्होंने टेकअप भी किया है। और मैं ये चाहता हूं कि देशों के अंदर सौहार्द बना रहे और उसके लिए जरूरी है हमें एक दूसरे की इज्जत करना जरूरी है। चाहे अगर कोई कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसको बैठ के सेटल किया जा सकता है। उधर यमुनानगर के जोगाधरी में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और इस मौके पर सीएम सैनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के हितों में कार्य किए हैं, किसानों को नई तकनीकों से जोड़ा गया है। और इसी के साथ सीएम सैनी ने खेती में ड्रोन के इस्तेमाल और लाभ के बारे में भी बताया। साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया और साथ ही 100 बहनों को ड्रोन भी दिए। इस समय मुझे किसानों के बीच में आकर के एक कविता की कुछ पंक्तियां वो याद आ रही हैं। आज मैं किसानों के बीच में हूं। आज हमारे किसान भाई यहां पर बैठे हैं। ये किसी शायर ने कहा है कि चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूं, मैं किसान हूं, चैन से कहां सोता हूं। मैं आपके इस हौसले को मैं सलाम करता हूं। आपके इसी हौसले ने ही भारत को खाद्यान्नों के मामले में न केवल आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि
निर्यात की स्थिति तक भी पहुंचाने का काम ये हमारे किसानों ने किया है। मैं इस प्रदर्शनी से जुड़ी कृषि से नई नई तकनीकों को मैंने यहां पर देखा है। ये सभी किसान भाइयों के बहुत काम आने वाली ये तकनीक है, मशीनरी है। मुझे खुशी है कि मैं स्वयं ही किसान का बेटा हूं। मैंने खेत खलिहान में काम किया है। मुझे पता है कि किसान को आधुनिक मशीनों व तकनीकों की जरूरत है। ये आपके काम को सरल बनाने का काम ये नई तकनीक करती है और उत्पादन लागत भी कम करती है। मुझे विश्वास है कि यह प्रदर्शनी हरियाणा सरकार के कृषि मशीनरीकरण अभियान को नई गति देने का ये काम करेगी। साथ ही किसानों को उन्नत कृषि की नई तकनीकों की यहां पर जानकारी देने में ये बड़ी सहायक सिद्ध होगी। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि इस प्रदर्शनी में मुझे नए भारत के कृषि से संबंधित 3 स्तंभों में से एक समय पर बात करने का ये अवसर मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब अपने नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम अगर इस भारत के 4 स्तंभ हैं और उन्होंने सबसे पहला जो स्तंभ कहा है वो किसान को कहा है कि मेरे देश का सबसे मजबूत स्तंभ पहले किसान है, युवा है, नारी है और इस देश का गरीब व्यक्ति है। हमने इनके उत्थान के लिए काम करना है। मुझे खुशी है कि मैं ये पहला स्तंभ हमारे किसान भाई हैं जो देश का भरण पोषण करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। दूसरा स्तंभ हमारे यहां पर कृषि वैज्ञानिक हैं, प्रशिक्षक और टेस्टिंग इंजीनियर बंधु हैं जो नई नई तकनीक विकसित करने, प्रशिक्षण देने और परीक्षण करने का कार्य यहां पर कर रहे हैं। तीसरा हमारे वे साथी हैं जो कृषि मशीनों का निर्माण करते हैं। देश को आगे बढ़ाने में इन कृषि मशीन निर्माताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। मुझे खुशी है कि हमारे देश में कृषि क्षेत्र के अनेक मामलों में पूरी दुनिया को राह दिखाने का काम हमारे किसानों ने, हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने ये किया है। लेकिन इसके बावजूद आज प्रदेश में किसानों के समक्ष नई चुनौतियां हैं। भूमि जोते छोटी हो रही है, भूमिगत जल स्तर गिर रहा है, जलवायु परिवर्तन भी फसलों पर कुप्रभाव डाल रहा है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों व कीटनाशकों पर निर्भरता बढ़ रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के साथ साथ कृषि वैज्ञानिकों व किसान भाइयों को मिलकर संगठित प्रयास करने होंगे। मुझे खुशी है कि हमारे किसान भाई 21वीं सदी में कृषि क्षेत्र में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे अद्भुत और अभूतपूर्व हैं। पहले जहां खेती पारंपरिक तरीकों पर निर्भर थी, अब वही तकनीकी के माध्यम से किसानों ने न केवल अपनी उपज बढ़ा सकते हैं बल्कि लागत भी इस आधुनिक मशीनरी से कम कर सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग हमारे किसान कर सकते हैं। उधर हिसार के डीटीसी में जो है 3 दिवसीय कृषि मेले का जो है आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने की। कृषि मेले में जो है पहले दिन जो है हजारों की संख्या में किसान पहुंचे और किसानों ने नई नई तकनीकी और कृषि संबंधी जानकारी ली। साथ ही आपको बता दें कि किसानों ने जो है मेले को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला है और साथ ही आपको बता दें कि मेले में जो है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यूपी,
चंडीगढ़, दिल्ली से हजारों किसानों ने भाग लिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि 3 दिवसीय कृषि मेले में किसानों को किसानी के बारे में जो है कई प्रकार की जानकारी मिलेगी। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस पर कैंसर सर्वाइवर बच्चों से जो है मुलाकात की है और साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कैंसर के खिलाफ लड़ाई में हमेशा अपने नागरिकों के साथ है। लक्षणों की पहचान करके और समय पर उपचार करवाकर कैंसर पर विजय संभव है। तो कैंसर सर्वाइवर से मुलाकात सीएम सैनी ने की है, सर्वाइवर बच्चों से मुलाकात की है और कैंसर पर विजय संभव है, सीएम सैनी की तरफ से कहा गया है, जिसकी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर कैंसर सर्वाइवर बच्चों से मिले हैं सीएम सैनी और उनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा है कि कैंसर को मात जो है दी जा सकती है। सरकार अपने नागरिकों के साथ में है, कैंसर पर विजय संभव है। उधर फरीदाबाद से नगर निगम मेयर पद की बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण जोशी ने सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने सीएम सैनी का आभार व्यक्त किया है। सीएम सैनी ने प्रवीण जोशी को अग्रिम जीत की जो है बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही कहा कि प्रदेश के परिवारजनों ने नॉन स्टॉप विकास को गति देने के लिए निकाय चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलाने और बीजेपी की डबल इंजन सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का मन बना लिया है। सीएम सैनी से प्रवीण जोशी ने मुलाकात की है और जिसकी तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर बीजेपी ने उनको मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है और उसके बाद जो है यहां पर उन्होंने सीएम सैनी से मुलाकात की है और सीएम सैनी ने उन्हें जीत की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी हैं। नगर निगम मेयर पद के उम्मीदवार हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें यानी कि प्रवीण जोशी को नगर निगम में मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है यमुना नगर अनाज मंडी में आयोजित रैली में शिरकत की और इस रैली का आयोजन 3 बार के विधायक रहे डॉक्टर बीएल सैनी ने किया था और डॉक्टर बीएल सैनी कांग्रेस छोड़कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने यहां बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यमुनानगर से बीजेपी की मेयर पद प्रत्याशी सुमन बहमनी सहित सभी 22 वार्डों के उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, जिसमें तेजी से विकास हो रहा है। इसके लिए हमारी सरकार ने अनेक कारगर नीतियों को लागू किया है। पूरे देश में केवल हमारा प्रदेश है। आप देखते हैं कि देश के अंदर हरियाणा प्रदेश ही ऐसा राज्य है जिसने ये घोषणा की है कि अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। भाइयों, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने किसानों के खाते में जब हम देखते थे पहले 2014 से पहले अगर हमें अपनी फसल का पैसा भी लेना होता था, एक महीना 3 महीने 6 महीने हमें पैसा लेने में लग जाते थे। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची का ऐलान कर दिया है, जिसमें 8 नगर निगमों के मेयर पद और 3 नगर परिषदों के अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। तो कांग्रेस की पहली सूची जारी कर दी गई है। निकाय चुनाव के लिए ये सूची जारी की गई है, जिसमें कि साफ तौर पर अपने प्रत्याशियों के नाम जो है इस सूची में उतार दिए गए हैं।
खबर तोशाम से है, जहां ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन जिला कमेटी भिवानी की कार्यकर्ता मीटिंग पंचायत घर तोशाम में किसान नेता इंदर सिंह शोराण की अध्यक्षता में हुई, जिसमें फैसला लिया गया है कि तोशाम क्षेत्र से 25 फरवरी के चंडीगढ़ प्रदर्शन में सैकड़ों किसान शामिल होंगे। 25 फरवरी 2025 को चंडीगढ़ कूच में हम तोशाम हल्के से सैकड़ों की तादाद में पहुंचेंगे। एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं उनके विरोध में, और जो 3 काले कानून हमने 750 किसानों की कुर्बानी देकर उधर चरखी दादरी में आस्कर जो है दिवस पर वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है। विधायक उमेद पातवा सहित मोजिज व्यक्तियों ने शिरकत की है। बता दें कि कार्यक्रम में शहीदों की वीर नारियों, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया। आज वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन ऑस्कर हॉस्पिटल के संचालक राजेश फोगाट द्वारा किया गया है। इसमें देश के लोगों ने, जिन लोगों ने शहादत दी, उनके परिवार यहाँ पहुंचे हैं। बहुत से पूर्व सैनिक यहाँ पहुंचे हैं और मैं राजेश फोगाट जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने वीर नारी सम्मान प्रोग्राम करवा के सभी को सम्मान दिया, मिलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप भली भांति जानते हैं, मैं खुद एक शहीद का बेटा हूं, खुद एक सैनिक हूं। कई दौर ऐसे होते हैं जब मेरी आंखें भर आती हैं। हमारे सैनिक सम्मान में जो समारोह हुआ है, ये ऑस्कर दिवस पर ऑस्कर के संचालक ने जो किया है, वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इससे हमारी युवा पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलती है और सैनिक भाईचारे को भी ऊर्जा मिलती है, और हमारी जो एकता है उसमें भी शक्ति मिलती है, जो देश को सदा सदा के लिए जरूरत पड़ती है। अगर इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो युवा पीढ़ी को प्रेरित होना, देश के प्रति, सेना के प्रति अपना भाव रखना, राष्ट्र भाव रखना, ऐसे प्रोग्रामों से ही पनपता है। ऐसे भाव उज्जवल हुए हैं इस प्रोग्राम में जो हमने सोचा भी नहीं था। उधर पुंडरी में नगरपालिका चुनाव में नॉमिनेशन दाखिल करने के चौथा दिन है और अब जो है मात्र नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए एक दिन ही शेष है, जो कि सोमवार 17 फरवरी तक पार्षद और चेयरपर्सन के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। जबकि पुंडरी नगरपालिका के चुनावों के 16 वार्डों में पार्षद चुने जाएंगे और चेयरपर्सन का चुनाव भी सीधा होगा। अब तक 16 वार्डों में से 2 महिलाओं की तरफ से चेयरपर्सन के पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। 16 वार्डों में से केवल 14 लोगों की तरफ से नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं, यानी कि पुंडरी नगरपालिका में अब तक कुल 16 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। हमारे पास लास्ट डेट नॉमिनेशन की 17 है। 11 से 3 बजे तक हम नॉमिनेशन ले रहे हैं। आज तक हमारे पास टोटल नॉमिनेशन वार्ड के 14 रिसीव हो चुके हैं और प्रेसिडेंट पद के लिए 2 हमारे पास रिसीव हो चुके हैं। इस प्रकार कुल 16 नॉमिनेशन आए हैं, प्रेसिडेंट के लिए 2 और वार्ड में 14। आखिरी तारीख और लास्ट डेट हमारे पास मंडे को है 17। 11 से 3 बजे तक नॉमिनेशन हम लेंगे। जो 3 बजे तक हमारे पास आ जाएगा उसके हम नॉमिनेशन एक्सेप्ट करेंगे। उधर अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में जहां देश विदेश के हस्तशिल्पियों को जो है क्राफ्ट और कला तथा संस्कृति देखने को मिल रही है, मेला प्रांगण में मेला प्रशासन द्वारा अलग अलग तरह के सेफ्टी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहां खास तौर पर यंग जनरेशन सेल्फी लेकर जो है सूरजकुंड मेला प्रांगण में अपने विजिट की यादें कैद कर रहे हैं। तो वहीं मेला प्रांगण में दुल्हन की डोली विशेष तौर पर महिलाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। खासकर दुल्हन की इस डोली को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। वह बड़े चाव के साथ में डोली में दुल्हन की तरह बैठकर एक बार फिर से दुल्हन बनने का अनुभव ले रही हैं और तस्वीरें खिंचवा रही हैं। मैं लास्ट टाइम तो आ नहीं पाई थी, फर्स्ट टाइम है ये मेरा। तो इससे पहले मैंने विजिट किया है। अभी तक तो सो फार बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत यूनिक एंटीक पीसेस भी यहाँ पे हैं, तो अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी तो हम 2 स्टेट, ओडिशा और मध्य प्रदेश में घूमे हैं,
तो बहुत अच्छा है। वहाँ की जो कल्चर है वो देख रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए तो ये सब चीज नई है कि मतलब हम अभी तक वहाँ गए नहीं है, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्थाएं अच्छी हैं, जगह जगह पानी का है, टॉयलेट्स हैं, सब अच्छा है, सफाई का ध्यान रखा गया है। सफाई का? मैं मम्मी पापा के साथ आई हूँ मेरा देखने। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कभी आए थे? नहीं। क्या अच्छा लग रहा है? यहाँ भीड़ भाड़ अच्छी लग रही है या जो क्राफ्ट देखा आपने या यहाँ की खूबसूरती है? क्राफ्ट अच्छी लगी। क्राफ्ट अच्छी लगे। उधर महेंद्रगढ़ नगर पालिका के सामने स्थित एक खाली प्लॉट में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ये शव उस समय नजर आया तब प्लॉट की सफाई की जा रही थी। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि शिवरात्रि के मौके पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए इस प्लॉट की सफाई की जा रही थी। तभी वहां मौजूद लोगों ने शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। साथ ही आपको बता दें कि फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया था ताकि साक्ष्य एकत्र किए जा सके। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक शव करीब 3 दिन पुराना लग रहा है और मृतक के चेहरे पर चोट के निशान भी नजर आए हैं, जिससे ये मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जो है पोस्टमार्टम के लिए महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल भेज दिया है। उधर रेवाड़ी शहर में पार्किंग व्यवस्था न होने से और यातायात को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए अव्यवस्थाओं के कारण शहर में जाम जैसे हालात बने रहते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा खराब हालत शहर के 4.5 किलोमीटर के सर्कुलर रोड की है, जहां निजी अस्पतालों और स्कूलों के जो है सड़क पर खड़े वाहन और अतिक्रमण लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बने हुए हैं। तो वहीं इसे सुधारने के लिए उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। बता दें कि सर्कुलर रोड का जो है जाम का भी कारण पहले बाईपास ना होना बताया जाता था और अब ये कहा जा रहा है कि बस स्टैंड के सामने से सर्कुलर रोड बन रहा है, इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है। रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि पार्किंग के लिए शहर में जगह नहीं है, लेकिन छोटी छोटी जगहों पर पार्किंग बनाने के लिए नगर परिषद के अधिकारियों को बोला गया है। सर देखिए, जो सर्कुलर रोड है ये धरोड़ा चुंगी से लेकर के और आगे बस स्टैंड से आगे तक इसको बनना है। एक साइड का बनाया जाएगा और हमारा डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी वेंडर इसका एक साइड को निर्माण कर रहा है। हमने रूट डाइवर्ट करने के लिए अपनी सारी ड्यूटियां ट्रैफिक पुलिस की लगाई हैं और क्योंकि सारी मार्केट भी इसी पे है, सारा है, पब्लिक का आवागमन इस पे ज्यादा है, तो थोड़ी बहुत तो समस्या कुछ टाइम के लिए इस पे है और वो रहेगी, लेकिन उसके बाद जब जैसे ये रोड बन जाएगा उसके बाद कोई समस्या नहीं। पार्किंग के लिए हमने जगह चिन्हित की है और जो जाम की स्थिति है वो अब उतनी नहीं है, क्योंकि आपने देखा बाईपास हमारा खुल गया है और दूसरी साइड का भी पुल अगले महीने कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छे से और खुल जाएगा और जाम की स्थिति है नहीं। लेकिन जाम की स्थिति जो वर्तमान स्थिति है उसमें ये है कि भाई सर्कुलर रोड हम बना रहे हैं तोड़ के, तो वो भी वन वे हो रहा है, इसलिए थोड़ी परेशानी तो आएगी जब काम चालू है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।